Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times net qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरा नेट भी काफ़ी बार क्वालिफाई है। मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन जो हम पढ़ रहे थे, क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरी जो हम पढ़ रहे थे, पेपर है हमारा, उसके हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा। उसके ही हम आगे के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य रखती है। तो आप जानते हैं आर के मार्टिन बहुत ही फेमस थिंकर हमारे सोशोलॉजी में है। तो विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डिंग टू मार्टिन कैपेबल ऑफ थियोरेटिकली डीलिंग विद चेंज। तो आप जानते हैं कि मार्टिन ने फंक्शंस के बारे में बताया है, प्रकार्य के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है एक प्रकार्य और अकार्य, ऐसा उन्होंने बताया है। तो जो डिसफंक्शन है, डिसफंक्शन जो है वो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने सामाजिक प्रपंच के संरचनात्मक उपागम में द्विआधारी विरोध की प्रणाली का उपयोग किया है। Which of the following thinkers used as a system of binary opposition in structural approach to social phenomena? तो इसमें आपको सिर्फ एक कीवर्ड को याद रखना है, बाइनरी अपोजिशन, यानी कि बाइनरी अपोजिशन की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, ये आपको याद रखना है। द्विआधारित विरोध के बारे में कौन कहता है? तो ये आपके एक थिंकर थे बाइनरी अपोजिशन के बारे में जिन्होंने बताया है, वो लेवी स्ट्रॉस है। लेवी स्ट्रॉस बाइनरी अपोजिशन के बारे में बताते हैं। सिंपली अगर हम एग्जांपल से समझें तो इनका कहना ये था कि हर एक चीज़ कुछ भी ऐसा होता है सोसाइटी में तो उसका एक अपोजिट होता है। जैसे कि अगर दिन है तो उसका अपोजिट रात हो गया, ऐसे ही सुबह है तो शाम हो गया, वाइट है तो ब्लैक हो गया। तो बाइनरी अपोजिशन ऐसा बताया उन्होंने। नेक्स्ट है हमारा, प्रकार्यवाद किसके सामाजिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण तत्व है? फंक्शनलिज्म कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द सोशल थ्योरीज ऑफ। तो फंक्शनलिज्म जो है वो किसकी थ्योरी में इम्पॉर्टेंट है? तो अगर हम बात करते हैं, ये जो थिंकर्स आप देख रहे हैं, तो इसमें आपके जो रैडक्लिफ ब्राउन है, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है इसका, ये राइट होगा। इसमें आपके रैडक्लिफ ब्राउन और मार्टिन, इन्होंने फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव से फंक्शनलिज्म को इन्होंने अपनी सोशल थ्योरीज में इम्पॉर्टेंट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने विचार किया कि सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है? Which of the following thinkers observed that the conflict is likely to occur in social relation because violent coercion can always be used by people in any interaction setting? सो ये जो है ये इसका राइट आंसर होगा आपका ए। जो आपके कॉलिन्स थे उन्होंने ऐसा कहा है, इसका राइट आंसर है कॉलिन। ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सोशोलॉजी के। अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जब आप सोशोलॉजी को चूज़ करते हैं, तो आप वो पीजीटी हो, वो आपका किसी भी स्टेट का एस्टेट एग्ज़ाम हो, वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो जो कि अभी हुआ और उसमें भी कुछ इश्यूज़ आए, जैसे अभी रद्द भी कर दिया गया है, अब नया एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा।
तो आपका यूजीसी नेट है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप अगर सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो आपका पीजी लेवल हो या फिर आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है? Who among of the following has emphasized the positive function of the conflict in society? तो जो संघर्ष होता है उसे किसी ने पॉजिटिव किसने बताया है? समाज है उसमें उन्होंने सकारात्मक प्रकारों के बारे में किसने बताया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कोज़र है। इन्होंने जो कोज़र, कॉलिंस और ये जो आपके जितने ये मार्क्स हैं, ये सारे थिंकर ही आपके कन्फ्लिक्ट थिंकर में आते हैं, संघर्षवादी विचारक में आते हैं। इनका मानना था कि जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें चीज़ों को लेके कन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा, तो कन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो ये जो आपके कोज़र थिंकर थे, लेविस ए कोज़र, इनकी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उसके अलावा चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन आपको मिल जाएगा, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे अपडेट किए जाते हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे अपडेट किए जाते हैं, आप उन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को जब ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं और उन्हें आप पढ़ते हैं, कई बार क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज करके ऑप्शंस में या उसकी लैंग्वेज में या उस स्टेटमेंट में चेंज करके क्वेश्चंस को रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आपके कोज़र थे, इन्होंने जो संघर्ष है उसको पॉजिटिव वे में लिया है। जैसे कोई भी चीज़ हमारे साथ लाइफ में होती है तो कोई उसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट से देखता है कि ये हो रहा है, कोई चीज़ मतलब इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को यानी कि जो संघर्ष है उसको भी उन्होंने पॉजिटिव वे में देखा है। उनका संघर्ष को भी लेके उन्होंने अपना पॉजिटिव फंक्शन बताया है उसका, कि संघर्ष होना भी ज़रूरी है सोसाइटी में, ऐसा उनका कहना था। नेक्स्ट है संगठन संघर्ष का अखाड़ा है। ये किसने स्टेटमेंट दिया है? द स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर एरियाज फॉर स्ट्रगल वॉज गिवन बाय। ये जो स्टेटमेंट है ये आपके फेमस आपके जो कन्फ्लिक्ट थिंकर में ही आते हैं, रैंडॉल्फ कॉलिंस, उन्होंने दिया है। ये इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? हु सजेस्टेड दैट कॉन्फ्लिक्ट हैज़ अ फंक्शनल इम्पॉर्टेंस इन सोसाइटी? तो किसने जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि उसकी एक फंक्शनल इम्पॉर्टेंस को बताया है? तो जो थिंकर आपके कॉन्फ्लिक्ट की स्टडी करते हैं, जाहिर सी बात है वो थिंकर होंगे। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे आपके कॉन्फ्लिक्ट थिंकर में आते हैं। आपके मार्क्स भी कॉन्फ्लिक्ट थिंकर में हैं, कोज़र भी हैं, डेरेंडॉर्फ भी है, कॉलिंस भी हैं। तो देखिए ऐसे ही कन्फ्यूजिंग्स जो है वो आपको आंसर्स में दिए जाते हैं कि सारे ही कॉन्फ्लिक्ट थिंकर दे दिया और पूछा भी कॉन्फ्लिक्ट से ही है क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर आपको फंक्शनलिज्म से दिया होता या किसी और पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन दिया होता, तो ऑप्शंस दिए होते, तो आपके लिए इजी होता उसको आइडेंटिफाई करना कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का है। बट यहाँ पे आपको सारे जितने ही ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे ही कॉन्फ्लिक्ट के दिए गए हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट लर्न करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी कि जो संघर्ष होता है उसको समाज में प्रकार्यात्मक किसने बताया है, पॉजिटिव कौन बता रहा था। ये वही क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है। जो कॉन्फ्लिक्ट को इम्पॉर्टेंट बता रहा था या पॉजिटिव इसमें ले रहा था, वही थिंकर इसमें इम्पॉर्टेंट होगा। वही इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका कोज़र। तो कोज़र के साथ हम जाएंगे, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक बहुकारणीय दुनिया के लिए एक कारण संबंधी स्पष्टीकरण के आधार पर मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना की? हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड मैक्सिकन थ्योरी एज अ मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मल्टी कॉजल वर्ल्ड? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है, इसका जो राइट आंसर है वो मैक्स वेबर होगा। राइट आंसर ए है, इसके साथ जाएंगे। देखिए जो स्टेटमेंट है इनका कोई भी एंड नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे थिंकर्स ने लिखा है, तो उनको बस हम लर्न ही कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं, वो ये है कि आपको जो भी उसके कीवर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट करके बात लर्न करनी है कि इस चीज़ के बारे में ऐसा किसने कहा है।
तो यहाँ पे आप ये लर्न कर सकते हैं कि किसने पहली बात तो मैक्सिकन थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है, और उसमें उन्होंने मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन और मल्टी कॉजल वर्ड की बात की है। तो एक कारण संबंधी स्पष्टीकरण के आधार पर मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना की है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना, जाहिर सी बात है, जो मैक्सिकन पर्सपेक्टिव को फॉलो नहीं कर रहा होगा वो थिंकर उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा होगा। तो हम मैक्स वेबर के साथ जाएंगे, इसका राइट आंसर मैक्स वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष में किसका उल्लेख नहीं किया है? कार्ल मार्क्स डिड नॉट मेंशन क्लास कन्फ्लिक्ट बिटवीन। तो अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, बहुत ही फेमस थिंकर हैं आपके कार्ल मार्क्स। आप जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आप कार्ल मार्क्स ना पढ़ें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कार्ल मार्क्स अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन फाउंडिंग, अगर हम थिंकर्स की बात करते हैं, क्लासिकल जब हम थिंकर की बात करते हैं तो ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें मार्क्स हो गए, आपके डर्कहाइम हो गए, अगस्ट कॉम्ट तो उसके फादर ही हैं, बट इसके अलावा जो मार्क्स, डर्कहाइम, वेबर, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सोशियोलॉजी में थिंकर। इवन जो मार्क्स है इनको आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आप मार्क्स की थ्योरीज़ को पढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है ये इन्होंने वर्ग संघर्ष में किसका उल्लेख नहीं किया है? तो इन्होंने हैव नॉट की बात की है। आपको पता है कि उन्होंने उन्होंने बताया था कि एक जो क्लास है वो हैव्स है, जिसके पास सारे प्रोडक्शन पावर पूरा जो है वो सब कुछ उसके पास है, और एक लोग हैव नॉट की बात तो कार्ल मार्क्स करते ही हैं। तो संपन्न वर्ग और गैर संपर्क वर्ग की बात तो उन्होंने की है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने बुर्जुआसी और प्रोलेटरिएट यानी कि सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग की बात भी की है मार्क्स ने। उन्होंने स्पेसिफिकली नाम ही दिया था। जो हैव्स थे उन्होंने उसे बुर्जुआसीज बताया, और जो हैव नॉट थे उन्होंने उसे प्रोलेटरिएट बोला, यानी कि बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग बोला। और अगर हम उसे सिंपली समझें तो एक हमारा पूंजीपति वर्ग होता है और एक हमारा वर्किंग क्लास होता है, यानी कि पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, यानी कि कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास। तो इन तीनों के बारे में ही मार्क्स सिंपली बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अमीर और गरीब ऐसा टर्म यूज़ नहीं किया है। अमीर गरीब की उन्होंने बात नहीं की है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। हम बी के साथ जाएंगे, बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये जो बुक है ये किस थिंकर की है? हु हैज़ रिटन द बुक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी? तो ये आपकी मोस्ट फेमस बुक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ये रॉल्फ डेरेनडॉर्फ की बुक है ये। तो डेरेनडॉर्फ के साथ जाएंगे। इसमें आप इसे कई बार जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उससे आप एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके भी आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें एलिमिनेशन मेथड हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हमें पता हो कि जो दूसरे ऑप्शंस दिए हैं वो तो नहीं होंगे, तब हम एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैक्स वेबर की बुक्स पता हैं, आपको पता है कि मैक्स वेबर ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स मैक्स वेबर तो नहीं होंगे, तो मैक्स वेबर नहीं हुए। उसके बाद हमने देखा कि मर्टन भी पूछा है, तो मर्टन ने भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं लिखा है, दैट मीन्स ये भी नहीं होंगे। अब आती है बात कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स आपके कॉन्फ्लिक्ट थिंकर हैं, बट उन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट नाम की ऐसी कोई बुक इंडस्ट्रियल सोसाइटी करके नहीं लिखी है। अगर आप कार्ल मार्क्स की बुक्स की बात करते हैं तो वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं, वो दास कैपिटल लिखते हैं, उसके अलावा वो हीगल से इंस्पायर होकर भी लिखते हैं। उसके अलावा उनके एक फ्रेंड थे एंजल्स, उनके साथ उन्होंने काफ़ी सी बुक्स लिखी हैं। तो मार्क्स की अगर आपको बुक्स पता है तो आप मार्क्स को भी एलिमिनेट कर देंगे, तो राइट आंसर आपका मिल जाएगा, जो कि होगा डेरेनडॉर्फ। आई होप ये आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, और आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सोशियोलॉजी पढ़ना। और कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये टिप्स और ट्रिक्स वगैरह ये भी आप फॉलो करेंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के मार्टन के अनुसार वे प्रेक्षित परिणाम जो व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन को कम करते हैं। According to R.K. Martin, those observed consequences which lesser the adaptation or adjustment of the system are। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं? तो उसको उन्होंने डिसफंक्शन बोला है। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर सी होगा। तो बेसिकली आर के मॉर्टन ने फंक्शन डिसफंक्शन की बात की है।
तो डिसफंक्शन वो उनको कहते हैं कि जो भी ऐसी चीज़ें, जो ऐसी रिज़ल्ट जो कहीं ना कहीं हमारे एडेप्टेशन को, जो हमारे सोसाइटी में रहने के लिए आपको एडेप्टेशन करना पड़ता है सोसाइटी से, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, उसमें आपका जो एडेप्टेशन है, एडजस्टमेंट है, उसको नहीं प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है, तो वो ही सारे जो हैं वो डिसफंक्शन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनहीम ने अपनी किस पुस्तक में ज्ञान के समाजशास्त्र के विचार को प्रतिपादित किया है? इन विच बुक हैज़ मैनहीम प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज? तो आपको पता है कि कार्ल मैनहाइम जो आपके थिंकर हैं, ये आपके जो थिंकर है, ये सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान के समाजशास्त्र की बात करते हैं। तो ये कौन सी जो बुक है वो लिखते हैं, ये इनकी बहुत ही फेमस बुक थी, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। इसे आप इंग्लिश में ही लर्न कर लें तो बेटर होगा। यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन भी दे दिया है, विचारधारा एवं स्वप्न चिंतन। कई बार होता है कि हिंदी वर्जन में भी आपको आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया ही हिंदी में लिख के आता है, तो जो क्योंकि ये जो है ये आपके सारे फॉरेन थिंकर हैं, तो इनकी इंग्लिश में ही राइटिंग्स हैं, या स्पेसिफिकली अगर जो फ्रेंच है तो वो फ्रेंच में लिख रहा है, तो ज़्यादातर राइटिंग्स आपको ऐसी मिलेंगी। तो उनकी जो बुक्स हैं आप उनको एज इट इज़ लर्न करें। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया बुक है मैनहाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज सिमल का समूह का मोनाड द्वैत्रय वर्गीकरण आधारित है। जॉर्ज सिमल्स क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप एज मोनोड, डायड एंड ट्रायड इज़ बेस्ड ऑन। तो ये जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये बेसिकली साइज़ ऑफ ग्रुप पे डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर होगा डी। तो सिंपली इनका कहना था कि जो आपका ग्रुप होता है, अगर हम बात करते हैं सिमिल जो है, जैसे बहुत से लोगों ने सोशल ग्रुप के अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए हैं, तो जॉर्ज सिमिल ने मोनोड, डायड एंड ट्रायड दिया है। मोनाड उनका ये मतलब था कि एक सिंगल पर्सन है, तो वो मोनाड ग्रुप का पार्ट हुआ। उसके अलावा डायड मतलब दो लोगों का ग्रुप जो है। उसके अलावा ट्रायड में वो 3 लोगों की बात करते हैं। तो इस तरीके, तो साइज़ के बेस पे इनका ये मोनोड, डायड और ट्रायड की चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र एवं अपवित्र के भेद के रूप में परिभाषित किया है? Who defined रिलीजन इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन? तो इसमें सिर्फ आपको सेक्रेड एंड प्रोफेन को लर्न करना है, पवित्र और अपवित्र आपको याद रखना है। तो धर्म में अगर हम सेक्रेड प्रोफेन की बात करते हैं तो आपको सिर्फ एक थिंकर का नाम याद रखना है, इमाइल डर्कहाइम। क्योंकि इमाइल डर्कहाइम जो है, इन्होंने बहुत सारी फेमस बुक्स लिखी हैं, आपको पता है होगा आपको। अगर आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो आप डर्कहाइम को पढ़ते हैं। इनकी फेमस थ्योरी है, इन्होंने सुसाइड की थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने आत्महत्या के काफ़ी प्रकार बताए हैं, और उसमें उन्होंने स्पेसिफाई करके बताया है कि किस किस तरह की आत्महत्या उन्होंने समाज में देखी। उसके अलावा इनकी सॉलिडारिटी की थ्योरी आप पढ़ते हैं, या एकता के बारे में इन्होंने लिखा है, सुदृढ़ता आप हिंदी में टर्म यूज़ करते हैं। उसके अलावा इन्होंने धर्म का जो अपना सिद्धांत दिया है वो आपको ऑलरेडी, अगर हम आप देखेंगे रिलीजन एंड सोसाइटी का लेक्चर अगर आप देखेंगे धर्म के सिद्धांत, तो आपको डर्कहाइम की रिलीजन की थ्योरी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन और उसके बारे में मिल जाएगा। उसके अलावा इनकी जो फेमस बुक है रिलीजन के लिए, ये लिखते हैं कि आपका एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इनकी बुक है, फेमस बुक है। उसके अलावा इनकी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, सुसाइड है, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बुक्स और उनके पब्लिकेशन ईयर भी आप लर्न कर सकते हैं। कुछ तो बुक्स आपको ऑलरेडी शॉर्ट सेक्शंस में भी मिल जाएंगी, शॉर्ट चैनल के शॉर्ट सेक्शन में आपको काफ़ी सारे बुक और उनके राइटर विद पब्लिकेशन ईयर मिल जाएंगे, वो आप लर्न कर सकते हैं। बाकी अगर हम ये जो इमाइल डर्कहाइम की जो डिटेल थ्योरी है वो आपको रिलीजन वाली थ्योरीज़ में धर्म के सिद्धांत का जो लेक्चर है उसमें मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सिंपली अगर सीक्रेट प्रोफेन की बात करी तो किसने की, पवित्र और अपवित्र, तो इमाइल डर्कहाइम करते हैं। सिंपल अगर हम समझना चाहें तो इनका यही कहना था कि हम धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र और अपवित्र की बात है। जैसे कि अगर सिंपली अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हम किसी भी चीज़ को अगर हमें पूजा के लिए यूज़ करना है तो हमारे लिए वो बहुत पवित्र हो जाती है, और ऐसे सिंपली हम उसको अपवित्र भी मान लेते हैं। उसके अलावा जैसे किसी भी चीज़ को सेक्रेड मान लेना और उसकी पूजा करना, तो जैसे इन्होंने इन्होंने अरुंटा ट्राइब की स्टडी की थी, एक अरुंटा जनजाति की स्टडी की थी,
तो वहाँ पे इन्होंने सेक्रेट प्रोफेन के बारे में बताया। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो एक चीज़ को सेक्रेट मान लेते हैं। जैसे हम हिंदुइज़्म में देखें तो हम किसी भी एक प्लांट को, जैसे कि हमने तुलसी को एज सेक्रेट मान लिया और उसकी पूजा कर रहे हैं। उसके अलावा हम बरगद, पीपल, इन सबको सेक्रेट मान के उसकी पूजा कर रहे हैं। तो वही सेक्रेट और प्रोफेन वाली बात आती है। तो इमाइल डर्कहाइम इसके बारे में लिखते हैं, सेक्रेट प्रोफेन, इमाइल डर्कहाइम, आप याद रखेंगे। बुक है इनकी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो टिप्स और ट्रिक्स वगैरह जो मैंने आपसे शेयर की वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।